10 मई 2025 को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर डंका बजाया कि उनकी मध्यस्थता ने भारत पाकिस्तान को युद्ध की कगार से खींच लिया। कश्मीर का जिक्र ऐसे किया जिसे ऐतिहासिक शांति बताई और बात ऐसे की, खुद को ऐसे पेश किया जैसे वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ऑडिशन दे रहे हों। लेकिन 48 घंटे के भीतर ही भारत ने उनकी बात को सिरे से नकार दिया और उनका फुलाया गुब्बारा फोड़ दिया। इसके बाद पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय और फिर आज खुद ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। अब कह रहे हैं मैंने मध्यस्थता नहीं की, बस थोड़ी सी मदद की। आइए पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it. तो सुना आपने, अब कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं की लेकिन मैंने मदद जरूर की। वैसे भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता की बात को पहले ही धूल चटा दी थी। विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल ने पहले ही साफ कहा था कि न मध्यस्थता न युद्ध रुकने की बातचीत, ये कभी नहीं हुआ। भारत का रुख साफ है, कश्मीर हमारा मसला है, पाकिस्तान से बात होगी तो टेरर और पीओके पर ही होगी, वो भी बिना किसी अंकल सैम के। यानी ट्रंप की मध्यस्थता की स्क्रिप्ट दिल्ली ने पहले ही रिजेक्ट कर दी थी। ट्रंप के दावों की और पड़ताल करते हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत पाक तनाव इतना गंभीर था कि लाखों लोग मर सकते थे और परमाणु हथियारों की वजह से दुनिया कांप रही थी। सुनकर लगता है जैसे वो ओपनहाइमर की रीमेक के लीड रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे। लेकिन जरा हकीकत देखिए, 6-7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जवाब दिया। लेकिन 10 मई को दोनों देशों ने गोलीबारी रोकने का अरेंजमेंट कर लिया। पूर्ण युद्ध नहीं था। साफ है कि ट्रंप के दिमाग में ही पूर्ण युद्ध चल रहा था। साफ है कि तनाव सीमित था। भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न पाकिस्तानी सेना को। हमारा टारगेट सिर्फ टेरर कैंप्स थे। ट्रंप का लाखों मरे होते का दावा वैसा ही है जैसे कोई कह रहा हो कि मैंने बारिश रोक दी है वरना बाढ़ आ जाती। अब आते हैं एक और धमकी पर। ट्रंप ने एक और मसालेदार दावे किया और कहा कि भारत और पाकिस्तान को उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी दी, जिससे दोनों सहम गए और शांति कायम हो गई। भाई वाह, भारत जिसकी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और अमेरिका के साथ हमारा अरबों डॉलर का व्यापार है, वो ट्रंप की धमकी से क्या इस तरह से डर जाएंगे? और पाकिस्तान के साथ तो संभवतः आपका चवन्नी अठन्नी का कोई कारोबार होगा और वो IMF के कर्ज के भरोसे पहले ही चल रहा है। तो ट्रंप की धमकी सुनकर शायद शाहबाज शरीफ ने एक और लोन की एप्लीकेशन जरूर भर दी होगी, लेकिन भारत का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। ट्रंप ने यह सर्कस क्यों रचा, इसके पीछे थोड़ा कारण समझिए। इसके पीछे है उनका नशा, मैं हीरो हूं का नशा। ट्रंप जनवरी 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति बन के आते हैं। अपनी छवि चमकाने के लिए वो हर मौके को भुनाते हैं। भारत पाक जैसे हाई वोल्टेज मुद्दे पर शांति दूत बनकर वो अपने वोटरों को बताने की कोशिश करते रहे कि देखो मैंने दुनिया को थैनोस से बचा लिया। लेकिन ट्रंप को नहीं मालूम था कि हम आतंकवाद से डील अपनी ताकत से करते हैं, आपकी तरह ट्वीट से नहीं। बहरहाल ट्रंप का मध्यस्थता का दावा पाकिस्तान के लिए लड्डू जैसा था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने तुरंत बयान दिया, हम ट्रंप की रचनात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की पाकिस्तान की चाल को ट्रंप ने हवा दे दी, लेकिन भारत को यह चाल समझ में आ गई। ट्रंप की शैली स्वाभाविक है, पहले दबाव बनाओ फिर डील करो। भारत के साथ व्यापार, रक्षा और तकनीक में मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन मध्यस्थता का दावा शायद भारत को मैसेज था कि हमारी बात मान लो वरना। लेकिन भारत ने जवाब दे दिया, कश्मीर हमारा मसला है, आतंकवाद का जवाब हम मिसाइलों से देते हैं, ट्वीट से नहीं। ट्रंप की ये पुरानी आदत और नया मसाला एक बार फिर सामने आया। ट्रंप की बोलने की शैली भी हमने कई बार डिकोड किया है कि अतिशयोक्ति वाली है, आत्ममुग्धता वाली है और तथ्यों से कोसों दूर है। 2019 में भी उन्होंने इसी तरह का दावा किया था। मोदी ने कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए उन्होंने कहा था, भारत को पेशकश की थी। भारत ने तब भी वो स्क्रिप्ट खारिज कर दी थी। 2025 में भी वही स्क्रिप्ट वो लेकर आए, थोड़े नए मसाले के साथ। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ट्रंप साहब ज़रा स्क्रिप्ट राइटर बदल दीजिए, क्योंकि आपकी ये डील मेकर नैरेटिव वाली जो स्क्रिप्ट है ये हॉलीवुड में जाके बेच दिए।
बेचिए आप इसको, क्योंकि दिल्ली में इसका कोई खरीदार नहीं है। बहरहाल अब करते हैं इस पर चर्चा और ख़ास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा यू टर्न हुआ है ट्रंप साहब का, उसके अब और क्या क्या मायने हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं शशांक सर, पूर्व विदेश सचिव, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर शशांक सर, गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं एम्बेसडर अचल मल्होत्रा सर, पूर्व राजनयिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर मल्होत्रा सर, आपका भी स्वागत। शशांक सर, आखिरकार ट्रंप ने मान ही लिया कि मध्यस्थता नहीं मदद की थी। क्या उनकी मंशा रहती है इस तरह के हाई वोल्टेज ड्रामा करने की और नैरेटिव को अपने पक्ष में करने की? जहाँ तक मेरा मानना है कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि उसने अपने सब मित्रों को और सब बड़े राष्ट्रों को अप्रोच किया। उसमें अमेरिका भी था, ट्रंप साहब से भी बात करी, और जो बातें आपने कही हैं कि मध्यस्थता करने की, न्यूक्लियर पावर को साथ में रखने की, सब न्यूक्लियर पावर से मिलजुल कर काम करने की और उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाने की, मैंने देखा है कि वो जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल स्पोक्समैन के साथ में मीडिया की बातचीत हुई, उसमें बहुत साफ साफ यही चीजें पूछी गई हैं कि क्या पाकिस्तान ने बात करके कहा था कि हम जो है आतंकवाद को खत्म कर देंगे बिल्कुल, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बता सकते हैं इसके बारे में, प्राइवेट डिस्कशन था। लेकिन उन्होंने इस पे कोई नहीं बोला कि नोबेल प्राइज भी ऑफर किया क्या पाकिस्तान ने, या न्यूक्लियर वेपन का, तो उन्होंने वो न्यूक्लियर का उन्होंने कह दिया कि हाँ, और ये भी कहा कि ट्रंप साहब तो डील मेकर हैं और पीस मेकर हैं, वो हमेशा कोशिश यही करते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही नहीं है, ना पूछी गई, वो ये है कि करीब 1 महीना पहले एक पाकिस्तानी कंपनी ने, ट्रंप साहब की क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, उनके परिवार की कंपनी है, उसमें जो है उन्होंने आधी हिस्सेदारी ले डाली है। और उसके बाद ही मुनीर साहब को लगा कि अब जो है हमारा स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तो हमारे पर्सनल ताल्लुकात बन गए हैं ट्रंप साहब के परिवार के साथ में, तो हम क्यों ना अब क्रिप्टो करेंसीज में जो है काम करेंगे और साथ ही साथ जो है ये हमला करेंगे। तो पहलगाम का हमला जो करवाया गया है द रेजिस्टेंस फ्रंट से, तो वो मुझे लगता ही है कि उसका एक ये नमूना है कि वो डील मेकर, पीस मेकर, और पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह समझता है। उनको मालूम था कि ट्रंप साहब हमेशा भारत की तारीफ करते रहे हैं, उनके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सब हिंदुओं को जिस तरीके से बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और जगहों में दबाया जा रहा है उसके बारे में बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बिल्कुल शीर्ष स्तर पर पहुंच के ट्रंप साहब को, जैसे कतार ने उनको एक प्लेन दिया है, तो पाकिस्तान ने उनको क्रिप्टो करेंसी का जो है एक पार्टनरशिप दे दी थी पहलगाम हमले के पहले। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही होशियारी का काम था, चालाकी काम था, लेकिन बहुत ही हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हमारे लोग तो क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ ही बोलते रहते हैं, तो वो कैसे जाते हैं इस एरिया में? एब्सोल्युटली, यानी कि उन्होंने ट्रंप का जो लालच वाला एक पक्ष है उसको बुनाने की कोशिश करी पाकिस्तान ने। भारत के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक सबक है कि इंटरनेशनल थिएटर में आपको किस तरह से इस तरह की चालों का जवाब देना है। एम्बेसडर मल्होत्रा सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, और आज एक तरफ खींच साफ दिख रही थी ट्रंप साहब की, उनको बोलना पड़ा, 1 सेकंड 2 सेकंड ही बोले, उसके बाद हालांकि फिर अपनी वही डींगे हाँकना उन्होंने शुरू किया, लेकिन उससे पहले 2 महत्वपूर्ण बयान दिए। पहला वही अतिशोक्तिपूर्ण जो वो देते हैं कि साहब भारत ने 0 टैरिफ डील हमें ऑफर कर दी है। एक तो उन्होंने ये दावा किया, और फिर लगे हाथ उन्होंने कह दिया, हमने एप्पल से कह दिया है कि साहब आप भारत में मत बनाइए, आप वापस आइए। तो ऐसा लगा कि एकदम एक बार फिर से वो भारत के खिलाफ अपना स्टैंस जो है वो भारत के खिलाफ कर रहे हैं। आप कैसे इसको रीड कर रहे हैं? नहीं दीपक, देखिए ये सब टेक्टिकल मूव्स हैं। जब से वो 20 जनवरी 2025 में पावर में आए हैं, आप उनका कोई भी बयान उठा के देख लीजिए, वो एक हलचल मचाने वाला बयान होता है, वो सामने वाले को प्रेशराइज करने वाला बयान होता है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे धरातल पे उतर आते हैं। आते ही टैरिफ वॉर छोड़ दी, और उसके बाद 90 दिन का पॉज कर दिया। और आपको याद है उन्होंने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करी थी? उन्होंने ये कहा था कि मेरी टैरिफ वॉर डिक्लेयर करने के बाद दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, दे आर कमिंग एंड लिकिंग माय एस। ये कोई स्टेट्समैन की भाषा थोड़ी होती है। बहरहाल ये रिफ्लेक्ट करता है उनकी पर्सनालिटी, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। आज घूम फिर के हम कहाँ हैं? वापिस वहीं हैं, वो चाइना से भी नेगोशिएट कर रहे हैं, और उसके बाद
टैरिफ वॉर भी अब बैकड्रॉप में चली गई है, हमारे साथ ट्रेड डील हो रही है। तो ये सब चीज़ें उनका एक स्टाइल है। अब आते हैं उनकी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करना चाहें, तो बहुत सिंपल है। उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ी डींग मारी थी कि मैं एक दिन के अंदर अंदर रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दूंगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि मेरी लेगेसी, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद लोग मुझे शांति दूत की तरह याद करें, पीस मेकर की तरह याद करें। अब इस इंडिया पाकिस्तान के एपिसोड में कहीं उन्हें लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ये पहले सिरे से नकार देना कि उस अमेरिका किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं था, डेफिनेटली मीडिएशन नहीं थी, आप शायद फैसिलिटेशन कह सकते हैं इसे। ये तो था कि फोन कॉल्स हो रही थी, हम Of भी course. बता रहे थे, उन्हें अपडेट कर रहे थे, वो पाकिस्तान को भी कर रहे थे। ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने मुनीर को भी किया अपडेट। अब इसी को उन्होंने अपनी मीडिएशन बना के जैसे ही मौका मिला, जाहिर है पाकिस्तान ने सबसे पहले, जो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी और हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है 5 बजे से हम अनाउंस कर देंगे, तो पाकिस्तानी ने फटाफट जंप द गन और उन्होंने अमेरिका को चांस दिया कि आप पहले अनाउंस कर दो, टेक द क्रेडिट फॉर इट। फिर उसके बाद किया पाकिस्तान ने खुद। हम शायद जानबूझकर इंतजार कर रहे थे कि जब पहले पाकिस्तान का, और बनता भी है मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन में, राइट सर। हमारे लिए ये बहुत जरूरी था कि पहले पाकिस्तान इसे अनाउंस करे। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर देंगे, ये शायद किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है या उनकी जो इनकैश कराने की थी कि मैं, देखिए मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, और उसके पीछे वजह ये बताइए, अगर मैं ये नहीं करता तो लाखों लोग मर जाते, तबाही हो जाती, न्यूक्लियर वॉर हो जाती। एब्सोल्युटली सर। मुझे लगता है कि जो उनका जो रट्टा मार रवैया है इस पूरे मसले पर, मुझे लगता है कि शायद उनको यूएस में भी उतना सीरियसली अब लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, आई डोंट नो। कल हमारी जो बातचीत हो रही थी उनमें एम्बेसडर पुरी साहब कह रहे थे कि 4 जुलाई से पहले उनको थोड़ा सा अपनी पोस्चरिंग भी करनी है कि देखो साहब मैं तो पीस मेकर हूँ। उसका जिक्र अभी शशांक सर ने भी किया। बट शशांक सर, हाउ डू यू रीड उनके ये वाले बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत ने तो जीरो ट्रेड डील हमें ऑफर कर दी है और मैंने एप्पल को भी कह दिया कि आप वहाँ मत जाओ। ये उनके स्टैंड्स में, भारत के प्रति उनके स्टैंड्स में आप किस तरह के बदलाव देख रहे हैं और भारत कैसे डील करेगा? नहीं, देखिए 2 पहलू हैं इसके। एप्पल की जो यहाँ डील के बारे में बात हुई है, ये पिछली जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उनका भी रवैया चाइना की तरफ वही था कि किसी तरीके से चाइना में जो अमेरिकन या और उनके दोस्तों के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हटाया जाए, वहां से अमेरिका में लाया जाए, या दूसरा उनका फ्रेज था फ्रेंड शोरिंग, कि और देशों में लाया जाए। भारत भी उनमें देशों में से एक था। तो एप्पल ने सोचा कि क्यों ना भारत में आए, उन्होंने कुछ फैक्ट्रीज लगाई, अभी कुछ और लगाने वाले हैं भारत के मार्केट के लिए। ट्रम्प साहब ने उसके बारे में कोई मना नहीं किया है। उन्होंने खाली, मेरा देखने का मतलब यह है कि वो कहते हैं कि अब चूंकि भारत मान चुका है कि सारी अमेरिकन चीजें 0% टैरिफ पर आएंगी इंडिया के अंदर, तो आप अमेरिका में क्यों नहीं लगा लेते हो, वहां से 0% मिल ले आना। लेकिन इनको, टिम कुक को मालूम है कि भैया अगर वहां ले जाना है, अमेरिका में लगाना है, तो हमें भारतीयों को भी वहां ले जाना होगा, ताकि वो हम जो है उसी रेट पे बना सकेंगे जो भारत में बना पाएंगे। तो वो पैसा से शायद वो निगोशिएट करेंगे ट्रम्प साहब से कि हमको जो है करीब 1 मिलियन भारतीय भी भेज दीजिए वहां पे अमेरिका में हमारी फैक्ट्रीज के साथ में काम करने के लिए, फिर आपके 0% का हम फायदा उठा लेंगे। या फिर वो कहीं और से लाएंगे, कहीं, मुझे मालूम नहीं कि अगर अमेरिका वाले कहीं लैटिन अमेरिका से लाना चाहते हैं या चीन से या कहीं और से। तो एनीवे, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, उनका जो अमेरिका फर्स्ट का है, एक तो बहुत जबरदस्त वो है। दूसरा, उनको लगता था कि भारत जो है एक बहुत बड़ा मार्केट उनके डिफेंस इक्विपमेंट के लिए खुलने वाला है, और उन्होंने F-35 भी ऑफर किया, और उनको उम्मीद थी कि भारत बहुत खुश होगा कि हमको सब इस तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले आइटम्स मिल रहे हैं। लेकिन भारत है कि मानता ही नहीं है। उनको लग रहा है कि 2 साल से तो उन्होंने हमको जी के इंजन देने थे तेजस के लिए, वो दिए नहीं है, जो 2 साल पहले आ जाने चाहिए तो अभी तक नहीं आए हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि अब शायद दे दें कुछ। इस बीच में उन्होंने अपना ही कुछ बना लिया। दूसरा, भारत ने जिस प्रकार से अमेरिका के और चीन के बने हुए जो आइटम्स उन्होंने गिफ्ट कर रखे थे पाकिस्तान को, उनका एक हश्र कर दिया कि बिल्कुल ही उनका दम निकल गया। तो अब मेरे ख्याल से लगता है कि भारत तो क्यों खरीदेगा F-35, अगर उनके जो प्लेन उन्होंने ले रखे हैं ये अपने बना रहे हैं, या जो उनका एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो काम करा है, पूरा अपना बनाया हुआ, जो कुछ भी उन्होंने
अभी तक बनाया करा है, जो उनके ड्रोन्स काम कर रहे हैं, तो अब वो मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका को इस समय लग रहा है कि उनका मार्केट भारत में तो खिसकेगा ही खिसकेगा, लेकिन हो सकता है कि और एशिया के देशों में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, सब जगह खिसक जाएगा। क्योंकि भारत का मैं पढ़ रहा था कि अभी 40 देशों ने भारत के हथियारों के लिए उन्होंने लिस्ट में नाम डाला है कि हमें भी चाहिए। जी, एब्सोल्युटली सर। अब एक बड़ा अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक यू टर्न तो आया अमेरिका की तरफ से, और दूसरा यू टर्न हमने देखा वो एक तरह से पाकिस्तान से आया है। एम्बेसडर मल्होत्रा सर, आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ये जो पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तज़ा साहब ने हमारे जल सचिव देबाश्री मुखर्जी को लेटर लिखा है कि भारत अपने इंडस कमिश्नर को नामित करे और वार्ता को आगे बढ़ाया जाए, ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और आज जयशंकर साहब ने भी उसको दोहराया कि इस पर अब कोई बातचीत आगे नहीं होगी। तो आपको लगता है कि बड़ी बड़ी डींगें हाँकने के बाद हवा में बहुत हम जीते चल रहा था वहाँ पे, अब थोड़ा उनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास होना शुरू हुआ है सर? देखिए दीपक, मैंने हमारे जो जल शक्ति मंत्रालय की सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी लिखी थी वो तो पब्लिक डोमेन में आई थी, और वो तो मैंने पढ़ी है। उसका क्या जवाब आया मुझे आइडिया नहीं है। जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने पहली बार अनाउंसमेंट करी थी, हमारा जो डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम ट्रीटी को अबेंस में डाल रहे हैं तब तक जब तक पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर रवैया नहीं बदलता और उनकी तरफ से कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं आता कि वो आतंकवाद को रेन इन कंट्रोल करना चाहते हैं। जल मंत्रालय जो हमारे हमारे जो सेक्रेटरी ने, जल शक्ति सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी लिखी थी वो बहुत ही टेक्निकल थी। उसमें ये कहा गया था कि हम आपसे समय समय पर कई बार आपसे कह चुके हैं कि आइए और हम इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रीटी बहुत पुरानी हो गई है, तब से सर्कमस्टांसेस में बहुत बदलाव आ गया है। और भारत ने सर 2000, सॉरी टू इंटरप्ट सर, जस्ट टू पुट दीज फैक्ट्स, भारत ने 2023 से अब तक 4 बार पाकिस्तान को संधि के पुनः बातचीत के लिए पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब वहां से संतोषजनक नहीं आया। यस सर। एग्जैक्टली यही हमने उसमें भी कहा कि आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, ये ट्रीटी इन दिस फॉर्म हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वी आर पुटिंग इट इन अबेयंस। राइटली सो, हमारे सेक्रेटरी ने उसमें कोई इसे आतंकवाद से नहीं जोड़ा, क्योंकि वो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने वाटर संबंधित बात करी। अब सवाल है कि यहाँ से आगे क्या, आगे ये है कि उनकी चिट्ठी में क्या लिखा गया है, क्या वो आ गए हैं ज़मीन पे, वो मान गए हैं कि हाँ हम रिव्यू के लिए तैयार हैं, या फिर अगर उनके मानने के बावजूद भी क्या हम इसी बात पे अपने कायम रहेंगे कि पानी और लहू एक साथ नहीं बह सकते। तो अब ये कैसे पैन आउट होगा, अगले 2, 4, 6 महीने में पता लगेगा कि हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं या इसे अबेंस में ही रखना चाहते हैं, या ये तलवार जो है हम पाकिस्तान के सिर पे लटका के रखना चाहते हैं, क्या हम इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, आने वाले 6 महीनों में पानी रोकेंगे या पानी छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आज की तारीख में मैं कोई फाइनल कमेंट नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है। तो देखते हैं, अब उनकी चिट्ठी में क्या लिखा है हमें मालूम नहीं है। एब्सोल्युटली सर, बट बस एस जयशंकर साहब का जो बयान आया है कि बिल्कुल इस पे बातचीत अभी नहीं होगी, तो वो स्वाभाविक है कि भारत का स्टैंड अभी इस पर क्या है, बट लेट्स सी इस पे आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। एक और बड़ा डेवलपमेंट शशांक सर आया, और वो आया बहुत इंपॉर्टेंटली, हालांकि वो सोशल मीडिया पर दावे थे, उनको हम कितनी गहराई में उतरकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं वो मैं आप पर छोड़ता हूं सर, बट दावे ये थे कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस कर दिया गया है और एक तरह से अलग बलूचिस्तान की घोषणा जो है कर दी गई है। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे आए, इस डेवलपमेंट को हमें किस तरह से देखना चाहिए सर, और किस तरह से एनालाइज करना चाहिए? जी, मैं बलूचिस्तान पर आता हूँ, इससे पहले जरा 1 मिनट में इंडस वाटर ट्रीटी पे प्लीज सर एक चीज बोल दूं बस जरा, कि हमारा जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत कह रही हैं कि हमें पार्लियामेंट में डिस्कस करने चाहिए इंडो पाकिस्तान इश्यूज सारे के सारे। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इशू जो है डिस्कस करने का होगा तो वो ये सिंधु जल संधि का होना चाहिए, कि कैसे करी गई थी, क्या मायने थे, क्या भारत को मिला है, क्या दूसरों को दिया है, क्या भारत के जनता को वंचित रखा गया पानी से। और ये बात अभी की नहीं है, मेरे ख्याल से 3 साल से ये मसला चल रहा है
कम से कम, जबकि खतो किताबत हो रही है कि भैया ये जो है ये परिस्थितियां बदल गई हैं, तो हमें इसको जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमें चेंज करना होगा, और इस ग्राउंड पे भी कि आप आतंकवाद फैलाने में लगे हुए हैं, जो कि एक तरीके से एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है भारत के खिलाफ। खैर एनीवे, ये तो जल संधि का मामला रहा। दूसरा बलूचिस्तान का है, तो ऐसा है कि बलूचिस्तान को इन्होंने धोखे से पकड़ लिया था, ले लिया था। जैसे धोखे से इन्होंने हमारा जम्मू एंड कश्मीर का भी हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने खासकर गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह का ले लिया, और वो जो है बलूचिस्तान भी और गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया सब इन्होंने चीन को बेच दिया है। इसी मतलब ये है कि इनका मतलब ये है कि ये खरीद फरोख्त में लगे रहते हैं कि दूसरे का हिस्सा लिया, या अमेरिका को धमकी दी कि तुम्हारे सैनिक मर जाएंगे अफगानिस्तान में, हम बचा सकते हैं, आप हमारी टेरिटरी यूज कर लीजिए और अपने लोगों को, अपने हथियारों को भेज दीजिए पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में। फिर अफगानिस्तान को कह दिया कि यहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स को मार दो, हम बता देंगे कि आप कहाँ कहाँ वो रह रहे हैं। तो ट्रम्प साहब ने एक बार, आपने याद होगा, कहा भी था कि हमारे $20 बिलियन खा गए और हमारा बुद्धू बना दिया, हमारे अमेरिकन सैनिकों को उन्होंने मरवा दिया। लेकिन अब वो फिर भूल गए, क्योंकि अब उनके प्राइवेट कंपनी का वो ऑलमोस्ट पार्टनर्स बन गए हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान तो उनके हाथ से बड़े एकदम से बहुत बड़ा कांटा है, और बलूची लोगों का ख्याल ये है कि पॉपुलेशन कम है, टेरिटरी बहुत लंबी है, तो उसमें दोनों को ही नुकसान हो सकता है। इनके सैनिक जो मारने जाएंगे वो भी बड़ी टेरिटरी में घूमेंगे, भूल जाएंगे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और बलूचिस्तान में 2 और भी इसमें पार्टनर्स है, एक ईरान और एक अफगानिस्तान। तो मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से पाकिस्तान को छोड़ने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में उसका एडमिशन की बात हो रही थी, तो एक देश ने उनके खिलाफ वोट दिया था, वो मालूम है कौन था? अफगानिस्तान। तो अभी ये सब चीजें दोबारा निकल कर आएंगी। उन्होंने सोचा था कि अफगानिस्तान को तो हम संभाल लिया, बिल्कुल उनके हथियार भी हम इस्तेमाल करेंगे, उनके लोगों को भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब सबसे ज्यादा उनको वहीं पे जो है सामना करना पड़ रहा है कि कैसे उनके खिलाफ जो है युद्ध चल रहा है। और ये बलूचिस्तान का मामला में लगता नहीं है कि अभी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ग्वादार को बेच दिया चीन के हाथों में, मुझे लगता है कि अमेरिका को भी पसंद नहीं आया है, ईरान को भी नहीं, अफगानिस्तान और भारत को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो ग्वादार भारत को दिया जा रहा था, हमारे हुक्मरानों ने मना कर दिया। तो पाकिस्तान ने कहा बड़ा अच्छा मामला है, 1 मिलियन पाउंड में खरीद लो और फिर 1 बिलियन या $10 बिलियन में चीन को भेज दो। तो बड़ा मैं समझता हूँ, हालांकि वो कहते हैं कि हमको मालूम नहीं है, ये इकोनॉमिक चीजें और फाइनेंस की चीजें ये तो भारत में जो बनिए लोग होते हैं उनको मालूम होता है, लेकिन मुझे लगता ये है कि जितने ज्यादा धोखेबाज वो हैं, इतना कोई भी इतना पैसे के बारे में नहीं सोच सकता है। एब्सोल्युटली। इस बार एम्बेसडर मल्होत्रा, इस बार इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट कि बलूचिस्तान में इस तरह की बात हो रही है, क्योंकि इसी साल फरवरी में खुद इस्लामाबाद के अंदर जमीयत उलेमा इस्लाम के लीडर मौलाना फजलुर रहमान ने साफ कहा था कि भाई वहाँ पर 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर सकते हैं, और ये उन्होंने आगाह किया था अपनी असेंबली को। इनफैक्ट उनका तो ये भी दावा था कि जिस दिन वो घोषणा कर देंगे इंडिपेंडेंस की, उनको यूएन भी जो है कुछ दिनों में रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो इस तरह के डर ऑलरेडी पाकिस्तान में है सर, तो इस लिहाज से ये किस तरह से देखा जाए? देखिए दीपक, डेफिनेटली यस सर। मल्होत्रा सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच ज़रूर हुआ है। आपको आवाज़ आ रही है अचल सर? ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि ट्रम्प साहब का ये जो पूरा यू टर्न है इसके क्या मायने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर शशांक सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एंड अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।